हाय गाइज, वेलकम। स्वागत है सभी का, हार्दिक अभिनंदन है आज के इस लेसन में। तो साथियों, हम बात कर रहे थे खड़ी बोली के प्रारंभिक गद्य साहित्य की। और पिछले लेसन में हमने सीखा था कि खड़ी बोली का जो गद्य है उसका प्रारंभिक रूप यानी कि सबसे प्राचीनतम रूप हमें दक्षिण के साहित्य में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? दक्षिण के साहित्य में। और दक्षिण के जो साहित्यकार हैं उन्होंने उस खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक रूप को कई नाम दिए हैं, जिनमें से प्रमुख नाम है दक्षिणी हिंदी। क्या नाम है? दक्षिणी हिंदी। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा ये बना था कि दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? बता सकते हैं? आपको याद होगा पिछले लेसन में हम पढ़ चुके हैं। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो चलिए एक बार मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए। नाम आपको याद भी होगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये नाम आपने सुना, ख्वाजा। क्या नाम था? ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज। क्या नाम था? पढ़िए जरा एक बार। ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज। ठीक है ना, ये थे दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक। ओके, तो दक्षिण में जब प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है तो यहां मैंने आपको बताया, पिछले लेसन में ही बताया है कि इसके दक्षिणी हिंदी के 6 प्रमुख गद्य लेखक रहे हैं। प्रमुख गद्य लेखक कितने? 6 प्रमुख गद्य लेखक, जिनके नाम मैंने आपको बताए थे। उनमें से पहले थे कौन? ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल से। ठीक है ना, तो इनकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में। यदि आपने अभी तक वो लेसन नहीं देखा है तो उस लेसन को अवश्य देख लीजिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और जब आप स्टेप से पढ़ेंगे तो सारी थीम है वो आपको क्लियर हो जाएगी और फिर पढ़ने में बहुत मजा आएगा। या तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार के जो लिंक हैं वो दिए गए हैं। ठीक है ना, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बच गए 5। आज वो 5 गद्य लेखक जो दक्षिणी हिंदी के हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे जैसे हम बढ़ते हैं, ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज, इनके बाद में जो दूसरा नंबर आता है वो दूसरा नंबर बताइए किसका आता है? अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरा जो मुख्य नाम है वो है साहब मुल्ला वजही। किसका नाम है? मुल्ला वजही। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से भी बहुत अच्छे प्रश्न बन के आते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज हमें ध्यान रखनी है वो ध्यान दो। सबसे पहले मुल्ला वजही, इनके जन्म की बात की जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो जो मुल्ला वजही है इनका जन्म 1605 ईस्वी में माना जाता है। कब माना जाता है कि इनका जन्म हुआ? कब? 1605 ईस्वी में। उसके बाद में बात करें इनकी मृत्यु की कि मुल्ला वजही है, इनकी मृत्यु कब हुई, तो साफ ध्यान रखना, इनकी मृत्यु है जो मानी जाती है 1660 ईस्वी। कब मानी जाती है? 1660 ईस्वी। ठीक है, तो ये जन्म और मृत्यु की बात रही। मुख्य स्थान है इनका, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आ जाओ प्रमुख रचनाओं पे कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। प्रमुख रचनाएं, तो क्योंकि साहित्यिक योगदान में मुख्य रूप से जो पूछी जाती हैं वो रचनाओं का ही योगदान होता है। ठीक है ना, तो रचनाएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख रचनाएं, उन पे हमें फोकस करना है। तो ध्यान देना, प्रमुख रचनाओं में सबसे पहली रचना जिसका नाम है सबरस। क्या नाम है? सबरस। ठीक है, सबरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सबरस, अब ये सबरस है, इसकी रचना कब हुई थी? ध्यान देना, इसकी रचना 1635 ईस्वी में। कब हुई थी? 1635 ईस्वी में, यानी 5वें जन्म हुआ था। और जब वो 30 वर्ष के थे
तो 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सबरस लिखी और ये सबरस 1635 की मानी जाती है। ठीक है, अब ये जो सबरस रचना है, क्या खासियत है, क्या खास बात है, क्यों है महत्वपूर्ण, क्या प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से, तो उस चीज को अगर हम फोकस करें तो ये सबरस है, ये मूलतः उर्दू की है। किसकी? उर्दू, ध्यान रखना, ठीक है ना, लेकिन है गद्य की। तो इसमें कह सकते हैं उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना है, ठीक है ना, ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। तो इसका पहला बिंदु क्या बना कि ये उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना। तो बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बन जाता है अगर हम गद्य रचना की बात करते हैं, और वो भी किसकी? उर्दू साहित्य। तो उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना कौन सी है? सबरस है, जो कि किसकी है? मुल्ला वजही की है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल। अब ये जो सबरस है, इसका दूसरा बिंदु देखिए, इसके आधार की बात की जाए कि इसकी जब रचना की गई तो आधार किसको बनाया गया, तो इसमें एक फारसी गद्य रचना है जिसका नाम है हुस्न ए दिल, ठीक है ना, ये रचना का नाम है हुस्न ए दिल। और ये हुस्न ए दिल है, ये फारसी की गद्य रचना है, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या है ये फारसी गद्य रचना है, ठीक है, ये फारसी भाषा की गद्य रचना है हुस्न ए दिल। इसको एक साथ लिखें तो हुस्न ए दिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको आधार बनाकर के लिखी गई क्या? सबरस। तो सबरस किसके आधार पर लिखी गई है ये हमें पता चल गया, हुस्न ए दिल, जो कि फारसी गद्य की एक रचना है, और उसी को आधार बना करके और लिखी गई है क्या? सबरस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद में तीसरे बिंदु की बात करें तो सबसे बड़ी ये बात है कि इसमें प्रतीक शैली काम में ली है। कौन सी? प्रतीक शैली, ठीक है ना, प्रतीक शैली काम में ली है। और कह सकते हैं कि प्रतीक के रूप में, प्रतीकात्मक कथा कह सकते हैं, उसके माध्यम से जो सूफी सिद्धांत हैं, उन सूफी सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण है वो इस रचना में किया गया है। किस शैली में? प्रतीक शैली में, ठीक है। तो प्रतीक शैली में सूफी सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण है जो इसमें किया गया है, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि प्रतीक शैली में सूफी सिद्धांतों का जो प्रस्तुतिकरण है वो किस में किया गया है? सबरस में किया गया है। चलिए, तो ये कुछ विशेष बातें रही कौन सी रचना से? सबरस रचना से संबंधित। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो एक बार ध्यान देना जरूर। तो पहली रचना कौन सी हुई? सबरस हो गई। चलिए, इनकी दूसरी रचना की बात और कर ली जाए तो दूसरी रचना कौन सी है? तो दूसरी रचना जिसका नाम है, पढ़े जरा, कुतुब मुस्तरी। क्या नाम है? कुतुब मुस्तरी। तो ये कुतुब मुस्तरी है, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। तो दो रचनाएं हैं जो मुल्ला वजही की हमें ध्यान रखनी है, एक सबरस और दूसरी कुतुब मुस्तरी। ये कहानी है इतनी सी, किसकी? मुल्ला वजही की। बस ज्यादा हेडक कुछ नहीं लेनी है, नॉर्मल तरीके से याद करते हुए चलो। तो देखो, एक बार रिपीट करते हैं, फिर नेक्स्ट कवि पे आगे बढ़ेंगे। देखो, दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन? ख्वाजा नवाज बंदा गेसूद्राज, जिनके बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरे जो मुख्य लेखक हैं वो कौन है? मुल्ला वजही। मुल्ला वजही का जन्म कब हुआ? 1605 में। मृत्यु कब हुई? 1660 में। प्रमुख रचनाओं की बात की जाएगी तो पहली रचना सबरस याद रखना है और दूसरी याद रखना है कुतुब मुस्तरी। ये दो रचनाएं याद रखनी है, ठीक है। सबरस की खास बात क्या क्या है? तो उसमें रचना काल जिसकी बात की जाए तो 1635 ईस्वी, ठीक है, और उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है इसको। इसका जो आधार है वो फारसी की एक गद्य रचना है जिसका नाम है हुस्न ए दिल, उसको आधार बनाकर ये रचना लिखी गई है। और प्रतीक शैली में इसमें सूफी सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण किया गया है। बस इतनी सी ध्यान रखें, अभ्यास करते रहें बार बार, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है ना।
और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट पेपर की आवश्यकता पड़े तो आप हमारे वरदान डिजिटल क्लासेज से जो ऐप है प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। रोज टेस्ट होता है, फ्री होता है, बहुत अच्छी अच्छी जो आपकी प्रैक्टिस है उसको सुधारने का मौका मिलेगा वहां पे, और हमारे सभी प्रकार के कोर्स हैं वो भी वहां पे उपलब्ध हैं, ठीक है ना। तो आप अभी वरदान डिजिटल क्लासेज है उसका ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो 2 लेखक हम पढ़ चुके हैं, अब चलते हैं तीसरे लेखक की ओर, ठीक है ना, शाह मीरा जी। तो देखो, तीसरे लेखक की अगर हम बात करें तो तीसरे लेखक जिनका नाम है शाह मीरा जी, क्या नाम है, शाह मीरा जी, ओके, शाह मीरा जी। अब इनकी रचना का नाम याद रखना है और कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जो प्रारंभिक 2 लेखक रहे, ठीक है ना, उनकी जन्म तिथि आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, और इनसे कोई टेंशन नहीं है बाकी ज्यादा हेडक लेने की। शाह मीरा जी केवल रचना का नाम याद रख लेना, ठीक है। तो मैं सीधे आपको इनकी प्रमुख रचना की बात करता हूं। तो इनकी जो प्रमुख रचना है उस रचना का क्या नाम है, ये प्रश्न आता है। तो एक रचना है इनकी, और वो कौन सी है, देखो ये चीज थोड़ा नाम है ना, ये ध्यान रखना, इसको टुकड़ों में याद कर सकते हैं। सरहम, क्या, सरहम गूब, रचना का नाम थोड़ा अटपटा है इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे, सरह मगूब, और इसी के साथ में जुड़ा है उलम लूब, ठीक है। ये तो देखो, ये मगूब, ये मलूब, ये ध्यान रखना, सरह मगूब, उले मलूब, इस तरह से ये नाम है, ठीक है। तो इस रचना को थोड़ा सा अभ्यास करेंगे आप तो आराम से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही रचना है। तो इस रचना पे थोड़ा फोकस रखना है, किसकी है, शाह मीरा जी की एक रचना ध्यान रखनी है, कौन सी, सरहम गूब उलम लूब, ये रचना है। क्या है ये, तो इस रचना की खास बात यह है कि इसमें जो अध्याय हैं उन अध्यायों की संख्या है 10। कितनी है, 10, और 10 अध्यायों में वो ही सूफी विचारों का प्रस्तुतिकरण है बस। तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, क्या, 10 अध्यायों में, कितने, 10 अध्यायों में सूफी विचारों का, या सूफी विचारों का, सूफी सिद्धांतों कैसे कह सकते हैं, ठीक है, का प्रस्तुतिकरण है इसमें भी, ये लीजिए साहब, ओके। तो ये क्लियर हो गया, छोटी सी बात है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, रचना का नाम याद रख लेना बस। मेन बात रचना की है, सरहम गूब उलम लूब, 1-2 बार पढ़िए, अपने आप याद हो जाएगी बस। शाह मीरा जी का योगदान इतना सा है, तो ज्यादा हेडक हुई नहीं, बताओ, बिल्कुल खत्म, इतनी सी बात है छोटी सी। तो इसको बताओ आसानी से याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। शाह मीरा जी, शाह मीरा जी के बाद में इनके बेटे जिनका नाम है शाह बुरहानुद्दीन जानम, ठीक है, शाह बुरहानुद्दीन जानम, ठीक है, नाम समझना, शाह बुरहानुद्दीन जानम, ठीक है। कौन थे ये, तो शाह मीरा जी के पुत्र थे ये, ठीक है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं, कौन थे ये थे शाह मीरा जी के पुत्र, ठीक है। शाह मीरा जी के पुत्र थे शाह बुरहानुद्दीन जानम। कोई ज्यादा टेंशन इनकी भी नहीं है, केवल और केवल रचना ध्यान रखनी है, क्या, रचनाएं ध्यान रखनी है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, प्रमुख रचनाएं, तो प्रमुख रचनाओं पे ही फोकस करना है। तो देखो, पहली जो रचना है बुरहानुद्दीन जानम की वो है इरशाद नामा। कौन सी है, इरशाद नामा, एक रचना ये हो गई, ध्यान रखना, इरशाद नामा, याद रह जाएगा, कोई नहीं है। दूसरी रचना है हस्त, ठीक है ना, ध्यान रखना, हस्त मसायल, थोड़ी रचनाओं के नाम
सूफी टाइप के ही हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा उसी तरीके से ध्यान रखेंगे। इस इरशादनामा, हस्त मसायल, ठीक है, हस्त मसायल हो गई। तीसरी जो रचना है प्रमुख, वो ध्यान रखना, मार फतूल। क्या है? मार फतूल। नाम देखो कैसे है, मार फतूल कलूब। उलूब था ना, यहां पर मार फतूल कलूब, वही लूब जुड़ रहा है लेकिन कै में जुड़ रहा है, कलूब। मार फतूल कलूब, ये 3 रचनाएं हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो बताओ कोई दिक्कत आएगी क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों लेखक हो गए शाह मीरा जी, जिनकी रचना सरहमगूब उलमलूब। इनके बेटे शाह बुरहानुद्दीन जानम शाह मीरा जी के बेटे हैं। रचनाएं कौन कौन सी है, इन पे फोकस करना है। इरशाद नामा, हस्त मसायल, मार फतूल कलूब, ये 3 रचनाएं और याद करनी है। दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये रहे। इस तरह से देखो, अभी तक हमने कितने 4 पढ़ चुके हैं, 4 लेखक पढ़ लिए हैं दक्षिणी के। अब दक्षिणी हिंदी के 2 लेखक और हैं, तो 2 प्रमुख लेखक और कौन कौन से हैं, तो चलिए उनको भी देखते हैं। तो देखो 5वें नंबर पे जो नंबर आता है वो है मोहम्मद अली कुतुब शाह। मोहम्मद अली कुतुब शाह, ठीक है, मोहम्मद अली कुतुब शाह, एक नाम ये आता है दक्षिणी हिंदी के लेखकों में। तो मोहम्मद अली कुतुब शाह, इनकी भी हमें तो रचना का नाम याद रखना है। तो देखो इनकी एक प्रमुख रचना, ठीक है, और ये रचना तो आप नाम से ही पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कुलियाते, नाम याद रखें, कुलियात ए भी लिख सकते हैं, कुलियाते भी लिख सकते हैं। कुलियाते कुली, ठीक है, कुलियाते कुली, और फिर इनका नाम है कुतुब शाह। कुलियाते कुली कुतुब शाह। ओके, तो ये रचना पूछी जाती है, कुलियाते कुली कुतुब शाह, ये किसकी रचना है? तो ये मोहम्मद अली कुतुब शाह की रचना है, जो कि दक्षिणी गद्य के प्रमुख लेखक हैं, ठीक है ना। तो कुलियाते कुली कुतुब शाह दक्षिणी हिंदी का ये एक वृत्त काव्य है। क्या है? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये दक्षिणी हिंदी का क्या है, एक वृत्त काव्य है। ओके, बस इतनी सी बात है और कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई मोहम्मद अली कुतुब शाह की बात। बस एक रचना ध्यान रखनी है, कुलियाते कुली कुतुब शाह। दैट्स क्लियर, ओके। और दक्षिणी के जो लास्ट जो हैं, और उनका नाम है हुसैन अली खां। क्या नाम है? हुसैन अली खां। ओके, हुसैन अली खां, जिनकी प्रमुख रचना की अगर बात की जाए तो प्रमुख रचना कौन सी है हुसैन अली खां की? तो ध्यान रखें, 4 दरवेश। क्या नाम है रचना का? 4 दरवेश। वेरी इंपॉर्टेंट, 4 दरवेश, ठीक है। तो 4 दरवेश वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, प्रश्न पूछा जा चुका है। हुसैन अली खां की है 4 दरवेश। क्या है? फारसी से ध्यान रखना, फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया गया है इसका। 4 दरवेश जो रचना है इसका किससे? फारसी से दक्षिणी में अनुवाद। फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया गया है कौन सी रचना का? 4 दरवेश जो रचना है उसका। और कहा जाता है कि ये 4 दरवेश जो रचना है, अनुवाद करने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो हुसैन अली खां ने ये अनुवाद जो किया वो अपने पुत्रों के लिए किया। किसके लिए? पुत्रों के लिए। अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए, अपने पुत्रों के लिए 4 दरवेश का अनुवाद किया गया दक्षिणी में। किससे? फारसी से। बस
ये एक बात है जो हुसैन अली खां की रचना चार दरवेश से हमें ध्यान रखनी है। बस क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से देखो, हमने क्रम से हम आगे बढ़े और हमें पता चला कि खड़ी बोली का जो प्रारंभिक गद्य है इसका प्राचीनतम रूप दक्षिणी में मिलता है, दक्षिण में, और दक्षिण के जो प्रमुख गद्य लेखक रहे हैं वो ये रहे हैं। तो दक्षिण से अब प्रवेश करेगा उत्तर में, ठीक है ना। तो उत्तरी भारत में जो खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में, ठीक है ना। तो आज का लेसन जिसमें हमने पूरी तरह से सीखा दक्षिणी गद्य के प्रमुख गद्य लेखक कौन कौन थे, उनकी रचनाएं क्या है, प्रश्न कैसे आ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। स्टेप से आप शुरू से आगे बढ़ेंगे, सारी थीम आपकी क्लियर होती जाएगी, ठीक है। मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू वेरी मच।